हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी एग्रीकल्चर स्टडी फॉर दौसा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए कृषि जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। दोस्तों, आज हम कृषि जीव विज्ञान की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है पादप प्रजनन। दोस्तों, पादप प्रजनन की डेफिनेशन होती है फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। यानी कि जो फसलें होती हैं उनके जीन, फसलों के जीन प्रारूप यानी जो फसलें उनके जीनों में परिवर्तन करके मानव के लिए अति उपयोगी बनाने की जो क्रिया होती है उसे पादप प्रजनन कहते हैं। दोस्तों, पादप प्रजनन की विधियाँ होती है एकल पादप वर्ग विधि का विकास नील्सन हेल ने किया था। जो वर्ग विधि होती है पादप प्रजनन की एकल पादप वर्ग विधि, इसका विकास नील्सन हेल ने किया था। दोस्तों, शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन भी जोहानसन ने किया था, जो कि एकल पादप प्रजनन की विधियाँ है। दोस्तों, वंशागत नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। और जो पादप प्रजनन के उद्देश्य हैं वो देखते हैं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, पादप प्रजनन का उपयोग अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे फसलों में अच्छी मात्रा में हमारी फसलों उसको प्राप्त करने के लिए पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है दोस्तों, उत्पाद के गुणों में सुधार के लिए। यानी दोस्तों, जो उत्पाद है उनके गुणों में सुधार के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी कि जो फसलें हैं वो कम हो रही है तो उनको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे किसानों को बहुत फायदा हो, इसके लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है। थर्ड है दोस्तों, कीट और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने के लिए। दोस्तों, जिस फसलों में कीट की समस्या होती है और जो रोग प्रतिरोधी किस्में होती है उनमें फसलें अच्छी नहीं हो पाती है या किसानों को नुकसान होता है, तो इनसे बचने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनके पादप प्रजनन का उपयोग यानी उनके जीन में परिवर्तन करके कीटों से मुक्त किया जाता है और रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती है उनको हटाया जाता है। तो थर्ड ये फोर्थ है दोस्तों, अधिक दक्षता वाले किस्मों का विकास करने के लिए। दोस्तों, अधिक दक्षता यानी कि अच्छी क्वालिटी की किस्मों को प्राप्त करने के लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की फसल हो और हमारे लिए बहुत लाभदायक, किसानों के लिए भी लाभदायक हो और अच्छी मात्रा में फसल हो, इसके लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों 5 है शीघ्र पकने वाली फसलों को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, जो फसलें टाइम लेती है, जल्दी नहीं पकती है, जैसे कि कोई फसलें 3 से 4 महीने लेती है फसलें पकने के लिए, तो पादप प्रजनन का उपयोग करके 2 से 3 महीने या 2 से ढाई महीने में ये फसलें तैयार की जाती है। जो शीघ्र पकने वाली फसलों को प्राप्त करने के लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 6 है समकाल पकने वाली फसलों को प्राप्त करने के लिए। समकाल का मतलब है दोस्तों समान काल, यानी कि समान समय, निश्चित समय पर जो फसलें पक जाती है उनके लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है। 7 है दोस्तों प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए। प्रस्तुति यानी दोस्तों की अच्छी क्वालिटी, अच्छे बेनिफिट, यानी सभी चीज़ अच्छी, जिससे कि किसानों को बहुत फायदा हो। उनमें ज़्यादा जो केमिकल्स की मात्रा होती है उनको कम किया जा सके, जिससे कि जो किसानों हैं उनको जो अनाज होते खाते हैं उनमें जो यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की जो मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों, जितना कम केमिकल का उपयोग करके हम फसलें उगाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। 8 है दोस्तों प्रकाश अवसंदित पादप प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कई फसलें ऐसी होती है जो प्रकाश की जो किरणें हैं होती हैं उनको झेलने में सक्षम नहीं होती है, परंतु दोस्तों पादप प्रजनन का उपयोग करने के बाद ही वो फसलें होती है जो प्रकाश की किरणों को झेलने में सक्षम होती है और उनमें जो की मात्रा होती है फसलें अनाज की वो अच्छी होती है। 9 है दोस्तों नई ऋतु के लिए किस्में तैयार करना। दोस्तों, जैसे कि हमने अब जो फसलें बोते हैं उनको अगली ऋतु में बोने के लिए एक ऋतु पहले ही फसलें तैयार की जाती है ना, तो उनके लिए भी पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उनके जीन प्रारूप में परिवर्तन करके अच्छी क्वालिटी की बीज प्राप्त हो, जिससे
जिससे कि अगली जो ऋतु है उसमें अच्छी क्वालिटी की फसल प्राप्त हो। सूखा और लवणरोधी किस्मों का विकास करने के लिए दोस्तों, सूखा यानी वैसे पादप प्रजनन का उपयोग नहीं करने पर सूखे में तो फसलें अच्छी नहीं होती है और ना ही लवणरोधी में फसलें अच्छी होती है। तो इसके लिए पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है और पादप प्रजनन का उपयोग करने के बाद में सूखे में भी फसलें अच्छी होती है, जिससे किसानों के लिए बहुत फायदा होता है। और लवणरोधी, जहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर भी फसलें अच्छी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जब पादप प्रजनन का उपयोग कर लिया जाता है तो उसके बाद में वहाँ पर भी जो फसलें होती है बहुत अच्छी होती है और मतलब अच्छी होती है और उनको जो लवणरोधी यहाँ पर ज़मीनें होती है उनमें भी सुधार होता है। और 11th है दोस्तों, अविशाल फसलें तैयार करने के लिए। जैसे दोस्तों कई फसलें होती है जिनमें विषयुक्त यानी कई नाइट्रोजन, कई अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे लिए हानिकारक होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दोस्तों, जैसे सरसों के तेल में मौजूद इरूसिक जो अम्ल होता है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ऐसी फसलों को उन्नत किस्मों के पदार्थों से मुक्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम इनको मुक्त नहीं करेंगे ऐसे नाइट्रिक ऐसे अम्लों से तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी और हम ना खा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इनमें पादप प्रजनन का उपयोग करके अविशाल उत्पाद तैयार किए जाते हैं। 12th है दोस्तों, अविकसित किस्मों का विकास करने के लिए। दोस्तों अविकसित किस्मों का विकास करने के लिए यानी जो फसलें होती है जहाँ पर वो बार बार बोई पर विकसित नहीं होती है या नहीं उगती है, ऐसी फसलों को प्राप्त करने के लिए पादप प्रजनन का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी की फसलें उगाई जा सकती है, जिससे कि अच्छी फसलों और विकसित फसलें प्राप्त हो। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जनन दर्वे। इसकी डेफिनेशन देते हैं, व्हाट दिस जनन दर्वे। जनन दर्वे किससे कहते हैं? तो दोस्तों जनन दर्वे की डेफिनेशन देखते हैं हम, किसी भी फसल की प्रजातियों एवं उनके जंगली संबंधी में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस प्रजाति का, इस प्रजाति का जिसमें जनन द्रव्य होता है उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। वापस देखते हैं, जनन द्रव्य किसी भी फसल की प्रजाति एवं उनकी जंगली संबंधी में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। ओके दोस्तों, आशा है आपको जनन द्रव्य की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो एक बार और देखते हैं, किसी भी फसल की प्रजाति है ना, वो एवं उनके जो जंगली संबंध होते हैं कई फसलों से, उनमें उपस्थित संपूर्ण जो आनुवंशिक द्रव्य को, जो आनुवंशिक द्रव्य होते हो तो उस प्रजाति यानी जिस प्रजाति में जनन द्रव्य होता है उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। दोस्तों डेफिनेशन जनन द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ जनन द्रव्य। दोस्तों जनन द्रव्य का वर्गीकरण इसको दो रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट है ग्राम्य के आधार पर, ग्रामीण एरिया या उत्पत्ति के स्थान पर, यानी जहाँ पर ये उगा है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ है जहाँ से। दोस्तों ग्राम्य के आधार पर भी इसको दो रूपों में बांटा गया है, कृषि जनन द्रव्य एंड जंगली जनन द्रव्य। तो दोस्तों और उत्पत्ति के स्थान के आधार पर भी दो रूपों में बांटा गया है, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। दोस्तों ग्राम्य के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है, फिर कृषि जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। और उत्पत्ति की स्थान के आधार पर भी दो रूपों में बांटा गया है, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। दोस्तों कृषि जनन द्रव्य में देखते हैं हम कि ये खेतों में जो उगाई जाने वाली जो किस्में होती हैं उनसे प्राप्त होता है। कृषि जनन द्रव्य यानी कृषि जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ से जो जनन द्रव्य प्राप्त होता है वही कृषि जनन द्रव्य होता है। और जो जंगली जनन द्रव्य होते हैं ये जंगलों से जो उगाई जाने वाली किस्मों से प्राप्त किया जाता है, जहाँ पर जंगलों में जो पेड़ पौधे यानी कि जो फसलें उगाई जाती है उनकी किस्मों से जंगली जनन द्रव्य प्राप्त किया जाता है। दोस्तों देखते हैं देशी जनन द्रव्य। उत्पत्ति के स्थान पर दो रूपों में बांटा गया था, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य।
तो देशी जनन दरवे में दोस्तों देखते हैं कि अपने देश में पाई जाने वाली किस्मों से प्राप्त होती है, यानी कि अपने देश में पाए जाने वाली किस्मों से प्राप्त होती है देशी जनन दरवे। और विदेशी जनन दरवे होता है कि दोस्तों देश के अलावा दूसरे देश में पाए जाने वाली किस्मों से प्राप्त होता है यह विदेशी जनन दरवे। जनन दरवे का संरक्षण देखते हैं दोस्तों। जनन दरवे को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसी स्थिति में सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि इन्हें सफलतापूर्वक खेत में उगाया जा सके, इन्हें जनन दरवे कहते हैं। यानी कि दोस्तों जनन दरवे का संरक्षण होता है, इसको ऐसे रूप में ऐसे रखा जाता है कि जिससे इसमें कोई नुकसान न हो और इसे सफलतापूर्वक खेत में उगाए जा सकते हैं, इसे जनन दरवे का संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण कहते हैं तो दोस्तों इसे बचाने के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। ये दोस्तों फर्स्ट है स्वस्थानी संरक्षण, यानी स्वयं के स्थान पर जो संरक्षण किया जाता है। स्वस्थानी जो स्वयं जहाँ पर ये उत्पत्ति हुई थी वहीं पर जिसे उगाया जाता है, स्वस्थानी खुद के स्थान पर जिसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं। या बाह्यस्थानी संरक्षण, और इसे बाहर ले जाकर उगाया जा रहा हो, यानी कि अपने उत्पत्ति स्थान से अलावा बाह्यस्थान पर जो संरक्षण हो रहा है वहाँ जहाँ पर उगाया जाने वाला बाह्यस्थानी संरक्षण होता है। देखते हैं दोस्तों जो कि एक जनन दरवे में होने वाली जो क्रिया होती है, जनन दरवे में जो क्रिया होती है वो देखते हैं। जनन दरवे में जो क्रिया होती है देखते हैं दोस्तों। संग्रह यानी उसको इकट्ठा करना, दूसरी संरक्षण उसकी रक्षा, मूल्यांकन उसको देखना यानी अच्छी है फसल उसका मूल्यांकन करना, सूचीबद्ध करना, वितरण और उपयोग। ओके दोस्तों, आज के ये 2 टॉपिक आशा है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर किसी को कुछ समझने का है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।